माँ, मैं अपनी बालकनी में खेल रही हूँ, राघव भी मेरे साथ ही है। संभाल कर काजल बेटी, अपना और अपने छोटे भाई राघव का ध्यान रखना। बालकनी में मिर्च सूख रही है, मिर्च को हाथ मत लगाना। ठीक है माँ। चल राघव, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चलो दीदी, तुम्हें तो पकड़ लो। मैं तो अभी तुझे पकड़ लूंगी। काजल अपने घर की बालकनी में अपने 2 साल के भाई के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है। पड़ोस की औरतें अपनी बालकनी से काजल और राघव को उनकी बालकनी में खेलते हुए देख रही होती हैं। शारदा दीदी की बालकनी कितनी बड़ी है, आसपास के किसी भी घर की बालकनी शारदा दीदी के घर की बालकनी जितनी बड़ी नहीं है। शारदा दीदी के घर की बालकनी से बड़ी ही नहीं, सुंदर भी है। शारदा दीदी की बालकनी को तो देखो, कितने सारे फूलों के छोटे छोटे गमले उन्होंने लगाए हैं। एक शारदा दीदी की बालकनी है जिस पर एक साथ मिर्च, हल्दी और पापड़ तीनों सूख रहे, साथ में कपड़े अलग डाले हुए हैं और बच्चे पकड़म पकड़ाई भी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी छोटी सी बालकनी है, 4 लोग खड़े भी नहीं रह सकते हमारी बालकनी में। तभी तेल की शीशी लेकर शारदा अपनी बालकनी में आती है। अरे महिला मंडली, सब अपनी अपनी बालकनियों में खड़ी होकर क्या बातें कर रही हैं? काजल, राघव को यहाँ लेकर आओ। आपके बालकनी की तारीफ कर रहे हैं हम लोग। हमें तो कभी कभी लगता है कि आपके घर की बालकनी नहीं, आपके बच्चों का कमरा है। सच में दीदी, आपकी बालकनी जैसी सुंदर बालकनी किसी की नहीं है। साथ ही आपकी बालकनी में आप कितने सारे काम एक साथ कर लेती हैं। शारदा बालकनी में राघव को तेल लगाकर उसकी मालिश करने लगती है। मजा आ रहा है मम्मी। ये सिर्फ बालकनी नहीं है, एक इमोशन है। मेरे पति का प्यार है। किसी का प्यार है? ऐसी क्या खास बात है इस बालकनी में? जब काजल मेरे पेट में थी तब मेरे पति ने हमारी ये बालकनी बनवाई थी। मेरी सास इसी बालकनी में मेरी मालिश करती थी, इसी बालकनी में धूप सेकती थी। काजल की डिलीवरी के बाद काजल यहीं धूप सेकती थी। रोज अपने छोटे भाई के साथ यहाँ खेलती है, छुट्टी के दिन अपने पापा के साथ खेलती है और यहीं बैठकर पढ़ाई भी करती है। ये सिर्फ बालकनी नहीं, मेरे बेटे बेटियों का पहला कमरा है। शारदा और काजल अपना ज्यादातर समय बालकनी में ही बिताती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात शारदा किचन में खाना बना रही होती है। आज काजल और इनके पापा की पसंद का बैगन का भरता बना देती हूँ, दोनों बाप बेटी बड़े चाव से खाएंगे। तभी किचन में शारदा का पति अशोक आता है। अरे भगवान, क्या बना रही हो आज खाने में? आज आपकी और काजल की पसंद का बैगन का भरता बना रही हूँ, बस थोड़ी देर और फिर तैयार हो जाएगा। अरे वाह, आज अपने पति का बड़ा ख्याल आ गया। मुझे तो हर बार अपने पति परमेश्वर का ही ख्याल रहता है, क्योंकि जब से उन्होंने अपना नया व्यापार शुरू किया है भूल गए हैं कि उनकी एक बीवी भी है और 2 छोटे बच्चे भी हैं। शारदा, मुझे माफ कर दो, काम का इतना दबाव है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। मुझे पता है मैं तुम्हें और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, पर एक बार मेरा ये बिजनेस सेट हो जाए तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा। आज तो समय है, आज थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लीजिए, तब तक मैं आपका खाना भी बनाकर लेकर आ जाती हूँ। अरे शारदा, तुम ऐसा करो, आज खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं बालकनी में खाते हैं। पूरा फैमिली के साथ मून लाइट में बालकनी में बैठकर डिनर करेंगे। फटाफट किचन में खाना बनाकर शारदा सभी को बालकनी में खाना परोसती है। पूरी फैमिली पालती मारकर बालकनी में बैठकर खाना खाना शुरू करती है। पापा, आपको हमारी बालकनी बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, मुझे ये बालकनी बहुत पसंद है। इस बालकनी से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम लोगों को पता है, मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, पर अपनी इस बालकनी को कभी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। चलिए बस कीजिए, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए मीठे में रसगुल्ला लेकर आती हूँ। तभी रात के 12 बज जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा, लाइए मेरी गिफ्ट दीजिए। तभी शारदा रसगुल्ला लेकर आती है और काजल को अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काजल, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी। थैंक यू माँ। आज हम लोग अपने कमरे में नहीं सोएंगे, आज पूरा परिवार एक साथ बालकनी में सोएगा। अच्छा आइडिया है, मैं अभी बिस्तर लेकर आती हूँ। शारदा बालकनी में बिस्तर लगाती है और पूरा परिवार एक साथ बालकनी में सो जाता है। फिर अगली सुबह काजल अपनी बालकनी में बहुत खुश होती है। सभी अपनी अपनी बालकनी से काजल को देखते हैं। क्या हुआ काजल बेटी, इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? दादी, आज मेरा बर्थडे है, शाम को मेरी बालकनी में आ जाना। मैं अपने पापा के साथ अपनी बालकनी में केक काटूंगी। ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगी तेरी बर्थडे पार्टी में। आप सब लोग भी मेरी बर्थडे पार्टी में आइएगा। मेरे पापा इसी बालकनी में मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरह दोपहर होती है। शारदा अपनी बालकनी को सजाने आती है।
माँ, हम अपनी बालकनी कैसे सजाएंगे? आज तेरा बर्थडे है, मैं हमारी बालकनी को ढेर सारे गुब्बारों और रंग बिरंगे रिबन से सजाऊंगी और तरह तरह के पकवान भी बनाऊंगी। तब तक तू राघव का ख्याल रखना। ठीक है माँ। चल राघव, हम दोनों बालकनी में गाड़ी गाड़ी खेलते हैं। शारदा अपने हाथों से पूरी बालकनी को रंगीन गुब्बारों और रंगीन रिबन से सजाती है, साथ में रंगीन पौधों से भी सजाती है। फिर किचन में जाकर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। इसी तरह बर्थडे की तैयारी में शाम हो जाती है। माँ, पापा आ रहे हैं ना, मुझे जल्दी से नए कपड़े पहना दो, मैं केक काटूंगी। हाँ काजल बेटी, तेरे पापा आ रहे हैं, चल मैं तुझे नए कपड़े पहना देती हूँ। आजा राघव बेटा, मैं तुझे भी नए कपड़े पहनाती हूँ। शारदा तुरंत साड़ी पहनकर तैयार होती है, काजल को एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाती है और राघव को भी अच्छे से कपड़े पहनाती है और सभी पड़ोसी भी आ जाते हैं। मम्मी, पापा कब तक आएंगे? उनसे कहो ना जल्दी आने, मुझे केक कटिंग करना है। बस बेटी, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसी तरह इंतजार करते करते 1 घंटा बीत जाता है, पर अशोक का कोई अता पता नहीं चलता। क्या हुआ शारदा बहन, भैया कब तक आएंगे? जल्दी काजल बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करो, उसके बाद हमें घर भी जाना है, कल बच्चों के स्कूल है ना। सब काजल के पापा के बारे में पूछ रहे हैं, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। उन्होंने तो कहा था मैं इम्पोर्टेंट बिजनेस डील करने शहर के बाहर जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगा। 7 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। मैं जा रहा हूँ अपने घर, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। काजल बेटी, लगता है तेरे पापा किसी काम में फंस गए हैं, तू केक काट दे। नहीं मम्मी, केक तो मैं पापा के साथ ही काटूंगी। बेटी, तेरे पापा को आने में रात हो जाएगी। पापा जब आएंगे तब केक काटूंगी, उनके बिना मैं केक नहीं काटूंगी। शारदा बहन, रात के 9 बजने वाले, हम लोग निकलते हैं। जब भैया जी आ जाए तो बालकनी से एक आवाज लगा दीजिएगा। आप लोग खाना तो खाकर जाइए, मैंने सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं। नहीं, रहने दीजिए, जब काजल बेटी ने केक ही नहीं काटा, बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट हुआ, तो दावत किस बात की। चलते हैं शारदा बहन, काजल बेटी अपना ध्यान रखना। धीरे धीरे सभी मेहमान बिना केक खाई चले जाते हैं। रात के 9:30 बज जाते हैं, अशोक घर नहीं आता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे उनके ऑफिस जाकर पता करना चाहिए। काजल, तुम राघव के साथ बालकनी में खेलो और राघव का ध्यान रखना। अब तुम कहाँ जा रही हो मम्मी? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। शारदा अपने घर का दरवाजा खोलती है, तभी बाहर अशोक का मैनेजर खड़ा होता है। अरे भगवान, कहाँ रह गए थे तुम लोग? न जाने मैं यहाँ क्या क्या सोचने लगी थी। चलो अंदर चलो। और काजल के पापा कहाँ हैं? सर, अभी आईसीयू में एडमिट है। शराब पी है क्या? दिमाग ठिकाने पर नहीं है? सर आईसीयू में क्यों एडमिट होंगे? कहाँ हैं सर? बुलाओ उन्हें। मैम, संभालिए खुद को, सर की गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। कब हुआ ये सब? आज शाम को 5 बजे। तो तुम अभी तक मुझे हटो मेरे सामने से, मुझे अपने पति के पास जाना है। नरेंद्र शारदा को लेकर हॉस्पिटल में आता है। शारदा आईसीयू के गेट के बाहर से अशोक को देखती है। अशोक के सिर पर मोटी पट्टी बंधी होती है। भाभी, आप घर जाइए, मैं भैया के पास रुकता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। भाभी, समझदारी से काम लीजिए, भैया के पास मैं हूँ, डॉक्टर हैं, पर घर में बच्चे अकेले हैं। अभी आप घर चलिए, कल सुबह गाड़ी भिजवा दूंगा। शारदा नरेंद्र की बात मानकर घर चली जाती है। बच्चे बालकनी में सो रहे होते हैं। शारदा बच्चों के बगल में बैठ जाती है। इसी तरह रात भी गुजर जाती है और फिर अगली सुबह शारदा अस्पताल आती है। डॉक्टर, मेरे पति को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इनको थोड़ा पहले लेकर आया होता तो शायद गारंटी से हम इन्हें बचा लेते। इनको किसी भारी चीज से मारा गया है, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। डॉक्टर, आप जाइए। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? इन्हें भारी चीज से मारा गया। मेरे पति के साथ ये सब कैसे हुआ? कहाँ हुआ? किसने किया? मुझे सब जानना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुप क्यों खड़े हो, बताओ। अभी तो बहुत टेंशन में है, अब क्या करूं? चुप क्यों खड़े हो, बताओ। तभी आईसीयू से घबराती हुई नर्स बाहर आती है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी। नर्स की आवाज सुनकर डॉक्टर तुरंत आईसीयू में आते हैं और अशोक को चेक करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? आपने ऐसा मुंह क्यों बना है? क्या बात है डॉक्टर? माफ कीजिएगा, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। माफ कीजिएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफिशियली फॉर्मेलिटी पूरी करके आप बॉडी ले जा सकते हैं। डॉक्टर, ये बॉडी नहीं, मेरे पति है। आई एम सॉरी। डॉक्टर, आप जाइए, अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर दूंगा। फॉर्मेलिटी पूरी करके अशोक की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा अपने बच्चों के साथ बालकनी में बैठी होती है। मम्मी, क्या पापा सच में कभी नहीं आएंगे?
नहीं बेटी, तेरे पापा हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। तभी कोई घर की डोरबेल बजाता है। शारदा घर का दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर नरेंद्र, एक वकील और एक बिजनेसमैन खड़े होते हैं। नरेंद्र, ये लोग कौन हैं? ये मिस्टर ओबेरॉय हैं जिनके साथ बॉस डील करने गए थे, और ये सरकारी वकील हैं। यहाँ कैसे? इनका कहना है कि बॉस ने उस दिन डील फाइनल कर दी थी और डील की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये घर उनकी कंपनी के पास गिरवी रखा था। डील के पेपर्स के मुताबिक अब ये घर उनका हो गया है। खबरदार, किसी ने मेरे घर में कदम भी रखा तो ये घर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है। मेरे पति सपने में भी इस घर को बेचने का नहीं सोच सकते थे। देखिए, आपके हस्बैंड ने उस दिन डील फाइनल कर दी थी। ये रहे उसके पेपर्स। इन पेपर्स पर आपके हस्बैंड के साइन है। अगर मैं ये घर आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो इस दुनिया में हमारा कोई सहारा भी नहीं है। अगर आप घर नहीं छोड़ना चाहती हैं तो घर के ओरिजिनल पेपर्स दिखाइए, और आपके पति के बिजनेस के पेपर्स भी। मेरे पास सारे पेपर्स रखे हुए, मैं अभी लेकर आती हूँ। दरवाजे से सभी अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं और शारदा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी अलमारी खोलकर पेपर्स ढूंढने लगती है। अरे, ये पेपर्स कहाँ चले गए? एक भी पेपर नहीं मिल रहा है। क्या हुआ भाभी? जल्दी पेपर लाइए। हे भगवान, आधे घंटे से पेपर्स ढूंढ रही हूँ। पूरी अलमारी का कबाड़ हो गया पर पेपर्स नहीं मिले। लगता है इन्होंने कहीं और पेपर्स रख दिए थे। शारदा मुंह लटकाकर बाहर आती है। मुझे घर के और बिजनेस के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे पता था आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे। क्या मतलब है आपका? ये रहे आपके घर के पेपर्स और आपके बिजनेस के पेपर्स। आपके पति ने पहले ही सारे कागजात इन्हें दे दिए थे, जिससे प्रूफ होता है कि अब ये घर और बिजनेस इनका हो गया है। आपके पति का बिजनेस अकाउंट के सारे पैसे, शेयर और ये बालकनी वाला मकान भी मिस्टर ओबेरॉय के नाम पर ट्रांसफर होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पति ने इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं कोर्ट जाऊंगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। इनके पास सारे पेपर्स हैं। अगर हम कोर्ट गए तो आपके पति की ही बेइज्जती होगी। तो अब हम लोग क्या करें? इनकी प्रॉपर्टी इन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। ये घर खाली कर दीजिए। नहीं, मैं अपनी बालकनी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। जाओ खेलो। अगर मैं घर दे दूंगी तो फिर मैं और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैं चलता हूँ, आप लोग इन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा। मैं सरकारी वकील हूँ, यही सजेशन दूंगा। फालतू के कोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। इनके पेपर्स पक्के हैं। आपकी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर मिस्टर ओबेरॉय और वकील चले जाते हैं। ये बालकनी मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपने इस बालकनी वाले मकान को नहीं छोड़ सकती हूँ। जब आपके पति ही नहीं रहे तो क्या कीजिएगा उनकी निशानी का? आज नहीं तो कल कोर्ट आपसे ये घर खाली करवा लेगा। इससे अच्छा है कि खुद की इज्जत रखते हुए खुद ही घर खाली कर दीजिए। मेरे पति का बिजनेस, मेरे पति के पैसे और अब ये बालकनी वाला मकान भी अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। कौन देगा हमें सहारा? जब मैं मुश्किल में था तब आपके पति यानी कि मेरे बॉस ने मुझे सहारा दिया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको संभालूं। मैं पहले जिस मकान में रहता था वो मकान खाली है। आप लोग वहां रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर तुम एक गाड़ी मंगा लो जिसमें हमारा सारा सामान आ जाए। कपड़ों और किताबों के अलावा आप यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकती। सारा सामान आपको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। पर आप चिंता मत कीजिए, उस मकान में मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा। अगले दिन शारदा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी बालकनी वाले मकान से थोड़ी दूरी पर एक बालकनी वाले मोहल्ले में रहने आ जाती है। इस मोहल्ले के हर घर में बालकनी है, पर हमारे बालकनी वाले मकान की बात ही कुछ और थी। वैसे हमारा मकान कौन सा है? ये झोपड़ी वाला मकान तुम लोगों का है? हमारी तो मकान की बात हुई थी। ये तो झोपड़ी है और इसमें तो बालकनी भी नहीं है। कौन सी झोपड़ी में बालकनी अच्छी होती है? अरे इस मोहल्ले में सिर्फ बालकनी वाले मकान ही बने थे। फिर मोहल्ले के बीच में थोड़ी जगह खाली बची थी जहाँ तुम जैसे गरीबों के लिए झोपड़ी बना दी गई है। अंकल, हम लोग गरीब नहीं है। मेरे पापा भी बहुत पैसे वाले थे। हमारे घर में सबसे अच्छी बालकनी थी, सभी तारीफ करते थे। तो उसी में रहना था ना, यहाँ क्यों आ गई? हे सेक्रेटरी, जबान संभाल कर बात कर। अभी उसकी माँ जिंदा है। हाँ, तो अपनी झोपड़ी में जाओ। शारदा और काजल पूरे मोहल्ले में नजर घुमाती है और फिर अपनी झोपड़ी को देखती है। मोहल्ले के सभी मकानों में बालकनी बनी थी और शारदा की झोपड़ी सभी मकानों की बालकनियों से घिरी हुई थी। बेटी, अंदर चल। झोपड़ी की दीवारें जर्जर थी और छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। झोपड़ी में आते ही राघव रोने लगता है। चुप हो जा, मेरा बाबू है ना, मेरा भाई है ना, चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा। आज से यही हमारा घर है। कुछ दिनों से बच्चों ने सही से खाना नहीं खाया। शायद इन्हें भूख लगी होगी। राघव को तो दूध पिला दूंगी, काजल को क्या खिलाऊंगी?
शारदा झोपड़ी के कोने में बैठकर राघव को दूध पिलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काजल अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर मोहल्ले के मकान की बालकनियों को देखने लगती है। इस मोहल्ले में एक भी बालकनी मेरे घर की बालकनी जितनी बड़ी या सुंदर नहीं है। मेरे घर की बालकनी सबसे अच्छी थी। इसी तरह शाम होती है, मोहल्ले की बालकनियों पर औरतें चाय पीते हुए बात करने लगती हैं। एक और नया गरीब आ गया हमारे मोहल्ले को गंदा करने। ना जाने कहां से मुंह उठाकर चले आते हमारे मोहल्ले में। इन लोगों को तो मोहल्ले में रहने ही नहीं देना चाहिए। ये लोग मोहल्ले का माहौल खराब करते हैं। मोहल्ले के बीच में इन झोपड़ी में रहने वाले लोग मुझे बहुत खराब लगते हैं। अपने बालकनी से बाहर का नजारा देखने के लिए निकले तो सबसे पहले इन गरीबों की शक्ल दिखती है। मोहल्ले की औरतें अपनी बालकनी में खड़ी होकर काजल और उसका परिवार को बुरा भला कहने लगती हैं। तभी शारदा बाहर आती है। काजल बेटी अंदर चल। देखो ना मम्मी, ये लोग हम लोगों को गरीब और गंदे लोग कह रहे हैं। काजल बेटी, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है? खजूर खट्टे हैं या इमली मिट्टी है। हमारे पास तो इससे भी अच्छी बालकनी वाला मकान था। अब क्या हम लोग कभी अपने बालकनी वाले मकान में नहीं जा पाएंगे? नहीं बेटी। शारदा काजल को झोपड़ी में लेकर चली आती है और फिर शारदा चटाई बिछाकर काजल और राघव के साथ सो जाती है। अगली सुबह नागेंद्र शारदा के पास आता है। नागेंद्र, तुमने तो कहा था कोई मकान है। ये तो छोटी सी झोपड़ी है और मेरे झोपड़ी के सिवाय यहाँ सभी के घरों में बालकनी है, सिर्फ मेरे ही पास कोई बालकनी नहीं है। मुझे यही घर खाली मिला, आपको इसी घर में गुजारा करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ पैसे लेकर आया था, ये पैसे आप रख लीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आते रहना। नागेंद्र चला जाता है और शारदा काजल को तैयार करके स्कूल पहुंचती है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और दोपहर में काजल स्कूल से घर आती है। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटी, तू बैठ, मैं निकालती हूँ। शारदा सूखी रोटी और प्याज लेकर आती है। मम्मी, सूखी रोटी प्याज? अभी यही खा ले बेटी, कल जब तेरे नागेंद्र अंकल आएंगे तो मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी। शारदा अपने हाथों से काजल को सूखी रोटी और प्याज खिलाती है। तभी काजल शारदा से, मम्मी तुमने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी है। टीचर कह रहे थे अगर स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। नहीं काजल, स्कूल से कोई तुम्हारा नाम नहीं काटेगा। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और दरवाजा खटखटाता है और शारदा दरवाजे पर आती है। आप कौन? भाई देखिए, जिनके मकान में आप रह रही हैं, मेरा भाड़ा दीजिए। ये मकान तो नागेंद्र का है ना? ये मकान किसी नागेंद्र का नहीं, मेरा है, और इसमें रहना है तो पहले एडवांस देना पड़ेगा। पर हमारी तो पैसों की कुछ बात ही नहीं हुई थी। अरे बात तो हमारी आपकी यहाँ रहने की भी नहीं हुई थी, फिर भी आप रह रही हैं। अगर रहना है तो भाड़ा देना पड़ेगा और अगर नहीं रहना है फिर भी 2 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। मैं कल फिर आऊंगा अपना भाड़ा देने। इतना कहकर मकान मालिक चला जाता है। मुझे नागेंद्र से बात करना पड़ेगा, उसके घर जाती हूँ। शारदा पैदल चलकर नागेंद्र के मोहल्ले में आती है और बालकनी के नीचे खड़े होकर नागेंद्र को आवाज देने लगती है। नागेंद्र, नागेंद्र। तभी नागेंद्र का पड़ोसी अपनी बालकनी में आता है। अरे नागेंद्र अब यहाँ नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता। शारदा अपने घर वापस आने लगती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं काजल और राघव को कैसे पढ़ाऊंगी? ये सोचते हुए शारदा रास्ते में चलते हुए मालिनी से टकरा जाती है और मालिनी का सारा सामान नीचे गिर जाता है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? एक तो इतना भारी सामान, ऊपर से मेरा नौकर भी अभी तक नहीं आया और तुमने सारा सामान नीचे गिरा दिया है। माफ कीजिएगा, मैं आपका सारा सामान उठा देती हूँ। शारदा मालिनी का सारा सामान मालिनी के थैले में भरकर उसे थमा देती है। माफ कीजिएगा, जरा रुको, लगता है तुम भी गरीब ही रही हो और अगर ये सारा सामान तुम मेरे घर पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगी। मैं आपसे, अगर मैं इनका सामान घर पहुंचा दूं तो मेरे बच्चों के खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है। मालिनी अपना सारा सामान शारदा को पकड़ा देती है और शारदा मालिनी के पीछे पीछे चलने लगती है। ये सामान कितना भारी है, ऐसा लग रहा है हाथ उखड़ जाएगा। इसी तरह चलते हुए शारदा मालिनी के मोहल्ले में पहुंच जाती है। इनके पास भी बालकनी वाला घर है, सामने वाले घर के पास रख दो। शारदा मालिनी के गेट पर सामान रख देती है और अपने पैसे लेकर रास्ते से राशन खरीदते हुए घर चली आती है। मम्मी कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी मैं आटा दाल लेकर आई हूँ, तू 2 मिनट रुक, अभी रोटी दाल बना देती हूँ। शारदा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी दाल बनाती है और अपने बच्चों को लेकर घर के आंगन में बैठ जाती है। मम्मी ये नहीं खाई। मम्मी हमें बालकनी में खाना खाना है।
बच्चों अभी यहाँ खाना खा लो, हम बाद में बालकनी में खाना खाएंगे। शारदा अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाने लगती है। तभी काजल शारदा से, मम्मी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, तुम्हें नागेंद्र अंकल ने पैसे दिए ना, नागेंद्र अंकल ने मेरी स्कूल की फीस भी दी है। बेटी मेरी नागेंद्र अंकल से भेंट ही नहीं हुई है। मम्मी मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नहीं बेटी, तेरी माँ अभी जिंदा है, स्कूल की फीस मैं भरूंगी। मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाऊंगी, तुम दोनों पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह बड़े आदमी बनना। अगली सुबह मकान मालिक दोबारा शारदा के पास आता है। मेरा भाड़ा भाई। अभी मेरे पास आपको देने के लिए भाड़ा नहीं है, पर बहुत जल्द मैं आपको भाड़ा दे दूंगी। अगर अभी नहीं है तो बाद में भी नहीं होगा, तुम मेरा मकान खाली कर दो। मैं आज ही कहीं नौकरी ढूंढूंगी और अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही आपका भाड़ा दे दूंगी। अगर आपके पास ही कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं है, पर इस मोहल्ले में 150 घर हैं। तुम किसी के घर में काम कर सकती हो या फिर कहीं और काम मिले वहां पर भी काम कर सकती हो। इतना कहकर मकान मालिक चला जाता है। इस मोहल्ले में सभी के घर में बालकनी है, सिर्फ मेरे ही घर में बालकनी नहीं है। ऊपर से अगर मैं मोहल्ले में नौकरानी का काम करूंगी तो मेरे बच्चों की मोहल्ले में इज्जत नहीं रह पाएगी। मैं उस सेठानी के घर जाती हूँ, वहीं मैं काम करूंगी। शारदा मालिनी के घर जाती है और मालिनी से बात करके उसके घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। शारदा बूढ़ी हो चुकी है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं किसी भी कीमत पर तुम लोगों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। ठीक है माँ। ठीक है माँ। इस तरह शारदा अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है और थोड़ी देर बाद खुद भी काम पर पहुंचती है। इतनी लेट आई, घर का सारा काम कौन करेगा? अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं एब्सेंट नहीं करूंगी, जल्दी ही काम पर आ जाऊंगी। ठीक है, चेयर पर चढ़कर जल्दी से पंखा साफ कर दे, मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। निकिता की बात सुनकर शारदा तुरंत चेयर पर खड़ी होकर पंखा साफ करने लगती है। तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आती है। ये बात जैसे ही काजल को पता चलती है, वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका इलाज करवाती है। अब मैं तो कोई काम भी नहीं कर सकती, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं उन्हें बालकनी वाला घर कैसे दिलाऊंगी? उसके पैसे कैसे जुटाऊंगी? तभी वहां काजल आती है। माँ परेशान मत होइए, अब मैं काम करूंगी और अपनी पढ़ाई के पैसे भी जुटाऊंगी, साथ ही राघव के भी। लेकिन तू पढ़ाई के साथ ये सब कैसे करेगी? मेरी ही किस्मत खोटी है कि मेरे बच्चों को पहले अपने बालकनी वाले घर से अलग होना पड़ा और एक एक करके अब सारी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में उन पर आ रही है। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों इतना सोच रही हैं? आप परेशान मत होइए, मैं अपने और राघव की पढ़ाई का पैसा जुटाकर अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। इस तरह काजल अपनी छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला लेती है और अगले दिन शारदा की जगह काम पर पहुंचती है, लेकिन गलती से गलत घर में चली जाती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ जो नई नौकरानी आने वाली थी वही हो क्या? हाँ, मैं वही नौकरानी हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इस घर में काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बालकनी वाला घर है, वहाँ चलो, तुम्हें वहीं झाड़ू पोछे का काम करना है। कुसुम काजल को बालकनी वाले घर में ले जाती है, जो घर पहले काजल का ही था और उससे छीन लिया गया था। अरे ये क्या? ये तो मेरा ही बालकनी वाला घर है, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनी तो पापा ने सिर्फ हमारे घर में ही बनवाई थी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? क्या कहा तूने? ये घर तेरा है? सपने देखना बंद कर और शांति से काम पर लग जा। शनाया की बात काजल सुन ही रही थी कि तभी वहां से शनाया के पिता शनाया को आवाज लगाते हैं, जो कि कोई और नहीं वही मैनेजर था। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई और नहीं, वही मैनेजर है जिसने धोखे से हमारा ये बालकनी वाला घर छीन लिया था। ये अच्छा मौका है, मैं इस घर में काम करूंगी तो क्या पता मुझे इस बारे में कुछ पता चल जाए। ये सोचकर काजल इस घर में काम करने लगती है। पूरे दिन कड़ी मेहनत के साथ काम करने के बाद रात होते होते जब अपने घर पहुंचती है। अरे आ गई बेटी तू? हाँ माँ आ गई। पता है आपको, आपने तो कहा था कि नागेंद्र चाचा चले गए हैं और हमारा बालकनी वाला घर सरकार ने जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नागेंद्र चाचा तो हमारे बालकनी वाले घर में रहते हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ दिनों के लिए गायब ही हो गए थे जब हमसे हमारा बालकनी वाला घर छिन गया था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब मैं उसी घर में काम करूंगी क्योंकि वो लोग मुझे नहीं पहचान रही हैं। क्या पता अगर कोई गड़बड़ हो तो मेरे हाथ कोई सबूत लग जाए, क्योंकि पिताजी तो इस तरह किसी के भी नाम हमारा बालकनी वाला घर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, कहीं सच्चाई पता लगाने के चक्कर में तुझे नुकसान न पहुंच जाए। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी और सच्चाई का भी पता लगा कर रहूंगी। चलिए अब मैं पढ़ लेती हूँ।
इतना कहकर काजल घर का काम करने के बाद पढ़ने बैठ जाती है और फिर पूरी रात पढ़कर अगली सुबह काम पर पहुंचती है। वो देखो, हमारे घर की नौकरानी भी आ गई। अब तो हम सब मजे से पार्टी कर पाएंगे। ये सभी को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर देगी। हाँ मैम, मैं अभी आप सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल सभी को कोल्ड ड्रिंक देने लगती है और तभी वो मिस्टर ओबेरॉय के पास पहुंचती है। आपके साथ मुझे ये डील करके बहुत खुशी मिली। अब हमारा काम इसी तरह चलता रहना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल। आखिरकार अपने बालकनी वाला घर दिलवाने में मेरी कितनी मदद की है। नकली पेपर्स बनवाए और साथ ही ये बड़ी बिजनेस कंपनी भी मेरे हाथ लग गई। ये सारी बातें काजल सुन लेती है। मतलब हमारा बालकनी वाला घर किसी सरकार ने नहीं, बल्कि नागेंद्र चाचा ने हमसे धोखे से छीन लिया। लेकिन नागेंद्र चाचा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बात माँ को बतानी होगी। फिर इसी तरह कुछ देर में पार्टी खत्म होती है और काजल घबराती हुई अपने बिना बालकनी के घर में आती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। क्या उस नागेंद्र ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? इतने सालों तक मुझे अंधेरे में रखा और हमारा बिजनेस, बालकनी वाला घर सब हमसे छीन लिया। उस नागेंद्र को तो मैं बताती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपना बालकनी वाला घर वापस लेकर रहूंगी। शारदा जैसी बिस्तर से उठने जाती है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। काजल उसे सहारा देकर फिर से बिस्तर पर बिठाती है। माँ, ये समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि सावधानी का है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमने कोई भी गड़बड़ की तो नागेंद्र अंकल सतर्क हो जाएंगे और फिर हमारे हाथ कोई सबूत लगेगा भी नहीं। तो क्या अब हम अपने बालकनी वाले घर में कभी नहीं जाएंगे और उस नागेंद्र को इसी तरह छोड़ दे? नहीं माँ, वो बालकनी वाला घर हमारे लिए सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि इमोशन है। मैं उस घर को किसी भी कीमत पर वापस लेकर रहूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। काजल की 12वीं के रिजल्ट आते हैं। बेटी, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब बस पैसे जोड़कर तेरे हाथ पीले करने हैं। नहीं माँ, अब मैं वकील बनने की पढ़ाई करूंगी और लीगल तरीके से नागेंद्र अंकल से अपना बालकनी वाला घर वापस लूंगी। दीदी, हमारे पास भी बालकनी वाला घर था। हाँ, जब तू छोटा था तब हम बालकनी वाले घर में रहते थे। फिर एक रिश्तेदार ने हमसे वो घर छीन लिया, पर बहुत जल्द हमारा बालकनी वाला घर दोबारा हमारा होगा। दीदी, वकील बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो तू काम करती है ना, पढ़ेगी कैसे? और कॉलेज की एडमिशन फीस कहाँ से आएगी? कॉलेज की फीस इकट्ठा करने के लिए मेरे पास 3 महीने हैं। मैं मेहनत करके कॉलेज की फीस इकट्ठा कर लूंगी। अगले दिन से काजल मोहल्ले की औरतों के घर काम करने लगती है। अच्छे से झाड़ू मारना, पर मुझे थोड़ी सी भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है। काजल अपनी झोपड़ी के सामने रहने वाली नेहा का घर झाड़ू मारकर मोहल्ले की गली में चली जाती है। अरे भाई, मोहल्ले की पूरी गली साफ कर देना। गली में एक भी कूड़ा नहीं दिखना चाहिए मुझे। जी अंकल, मैं पूरी गली साफ कर दूंगी। इसी तरह काजल कभी किसी के घर में काम करती तो कभी अपने मोहल्ले में झाड़ू लगाती और कभी कभी माल लेकर बगीचे की घास काटने का काम करती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। काजल मोहल्ले में झाड़ू लगा रही होती है, तभी मैंने सुना था बिना बालकनी के रहने वाले गरीब लोगों की बेटी बड़े अच्छे नंबर से पास हुई थी। इतने अच्छे नंबर से पास हुई है कि मोहल्ले में झाड़ू लगाना पड़ रहा है। दादी, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। अगर तू पढ़ने में इतनी ही अच्छी है तो मोहल्ले के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती? देख किस तरह गली में खेलते रहते हैं। इसी बहाने तेरा भी रिवीजन हो जाएगा। मुझ गरीब के पास कौन अपना बच्चा पढ़ने भेजेगा? भाई, मैंने तो अखबार में तेरी फोटो देखी है। अब जिसे अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र होगी वो भेजेगा। मोहल्ले की औरतें अपनी बालकनी में खड़ी ये बातें सुन रही होती हैं। अगर ऐसी बात है तो काजल, तुम कल से मेरे घर में झाड़ू मारने की जगह मेरे बेटे को पढ़ाना शुरू करो। अब काजल दिन भर मोहल्ले में काम करती है और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और काजल शारदा से कहती है, माँ, सच में मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। 2 महीने में कॉलेज की फीस भरने से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो गए हैं। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसी तरह काम करना जारी रखूंगी और रात में अपनी पढ़ाई करूंगी। काजल अपने वकील की पढ़ाई शुरू करती है। पढ़ाई करते हुए उसे 5 साल बीत जाते हैं और आज काजल वकील बन गई है। दीदी, अब तो आप वकील बन गई हैं। पहले किसका केस लड़ेंगी? अपनी माँ का। अगले दिन काजल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में जाती है और अपने पापा की फाइल निकालती है। ड्राइवर, पापा की गाड़ी के ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ उन्हें ही पता है उस दिन गाड़ी में क्या हुआ था। काजल पुलिस रिकॉर्ड से ड्राइवर के घर का पता निकाल लेती है और अशोक के ड्राइवर के पास पहुंचती है। अंकल, प्लीज मुझे बताइए उस दिन क्या डील हुई थी? अरे नहीं बेटी, उस दिन कोई डील नहीं हुई थी, बल्कि उस आदमी से तेरे पापा का झगड़ा हो गया था और तेरे पापा को मरवाने में भी नागेंद्र का ही हाथ है। मुझसे गाड़ी के ब्रेक नागेंद्र ने ही लूज करवाए थे। अंकल, आपको मेरे लिए गवाही देनी पड़ेगी।
बेटी, गाड़ी के ब्रेक्स लूज करने का पश्चाताप मैं अभी तक भोग रहा हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, पर गवाही जरूर दूंगा। और उनके नकली पेपर्स की सच्चाई तो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कोर्ट ने अशोक के मरने के बाद जो फैसला लिया था उस पर काजल पिटीशन जारी करवाती है और अपनी